नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक देश में पेट्रोलियम पदार्थ की खपत का 20% हिस्सा इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा है। आपको बताते चले कि इसे लेकर देश के विभिन्न राज्यों में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन होने वाला है और इसी क्रम में बिहार के पूर्णिया जिले में भी आज इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन होने वाला है और ये उद्घाटन खुद सीएम नीतीश कुमार करेंगे। तो इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन आज किया जाएगा सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। इसे लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा और ऐसे में देश भर में कई इथेनॉल फैक्ट्री खोली जा रही है। पूर्णिया में बिहार का पहला मक्का और चावल से बनने वाले इथेनॉल फैक्ट्री के उद्घाटन की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन इस फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। इस इथेनॉल फैक्ट्री के खुलने से मक्का के हब के नाम से विख्यात पूर्णिया समेत सीमांचल के किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा। आपको बताते चले कि इथेनॉल फैक्ट्री पूर्णिया से 15 किलोमीटर दूर परोरा के पास खुल रही है। इस फैक्ट्री के मालिक पूर्व आईएएस अमिताभ वर्मा और डायरेक्टर विशेष वर्मा ने कहा है कि इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर फिश, कैटल और मुर्गी दाना बनेगा। इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 2.5 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 160 टन मक्का और चावल की खपत होगी। इससे सीमांचल के किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा। यहाँ बनाए गए इथेनॉल को सरकार की तेल कंपनियां OICL, भारत पेट्रोलियम समेत अन्य तेल कंपनियां खरीदेंगी। इस फैक्ट्री के खुलने से स्थानीय लोगों को काफी फायदा होगा। माननीय मुख्यमंत्री लगभग 12 बजे उतरेंगे परोरा में और वहाँ कुछ जो उनसे मिलने वाले होंगे उनको मिलने के पश्चात वो हमारे प्रांगण में आएंगे और 12:15 बजे तक हम उम्मीद करते हैं तत्पश्चात अपना एक वो उद्घाटन करेंगे। फिर उन्हें हम पूरे फैक्ट्री का भ्रमण कराएंगे। भ्रमण कराने के पूर्व जो हमारा मेन स्विच है उसको चला करके फैक्ट्री को चालू करेंगे। आंधी तूफान के कारण यहाँ का फसल कुछ बर्बाद होता है, मकई बर्बाद होता है। तो हम लोग जो है ना, जैसे पिछले साल यास आने के बाद बहुत ज़्यादा फसल बर्बाद हो चुका था, गिर गया, सो गया, तो इससे किसान का बहुत ज़्यादा मक्का सड़ रहा था। इसको बाज़ार में उसको 9 रुपया, 8 रुपया, 7 रुपया में बेचना पड़ रहा है। लेकिन इस फैक्ट्री को यहाँ लगने से किसानों को इससे ये फ़ायदा होगी, अगर इसमें हमको स्टार्च कंटेंट अच्छा मिलता है, स्टार्च की मात्रा अच्छा होगी, तो हम लोग इसको मिनिमम 17 रुपया में किसान से परचेज करेंगे। बिहार के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं और आपको बता दूं कि पूर्णिया के परेरा में ये नया जो इथेनॉल प्लांट है वो बन करके बिल्कुल तैयार है, जिसका कई सालों से इंतजार था और ये आज बिहार को मिलेगा। और सबसे खास बात है कि इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट जो है वो ये तैयार हुआ है और ये 105 करोड़ की लागत से इस प्लांट का निर्माण हुआ है, जिसमें इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 65,000 लीटर प्रतिदिन है। करीब 145 टन चावल या मक्का जिससे इथेनॉल तैयार होगा उसकी खपत जो है वो हर दिन होगी। सबसे खास बात है कि जो यहाँ से जो तैयार इथेनॉल होगा वो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम तमाम जगह पे यहाँ पे जाएगा। तो जिस ढंग की इसका इंतज़ार किया जा रहा था, जो 7 इथेनॉल प्लांट लगने हैं उसकी घोषणा पहले ही हुई है, जिसमें पहली शुरुआत जो है वो आज यहाँ पे परेरा से हो रही है और ये इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे हम बात करते हैं। देखिए, पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हो रहा है, बिहार के लिए ये कितना खास है? बिहार के लिए बहुत ही खास है कि बिहार में अगर आप देखेंगे तो 5-6 साल में बहुत बड़ा कोई उद्योग नहीं आया है और हमारे सीएम साहब और हमारी जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं इनकी बहुत ज़ोर से कोशिश रही है पिछले 1 साल से कि जितने से ज़्यादा इथेनॉल प्लांट लग सके बिहार में। और ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए उन्होंने पॉलिसी लाया, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी, मेरे ख्याल से मई या जून 2021 में, और उस प्रोत्साहन के अंदर हम लोग शायद पहला होंगे, नॉट ओनली इन बिहार, अक्रॉस द कंट्री। सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री का जो कोशिश है कि फार्मर्स को फ़ायदा हो, और चूँकि हम मक्का खरीदेंगे,
ब्रोकन राइस खरीदेंगे या FCI सरप्लस राइस खरीदेंगे, इसका डायरेक्ट बेनिफिट जाएगा फार्मर्स को। सबसे पहली बात तो ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट है, मतलब हम एक ड्रॉप ऑफ पानी भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जितना भी प्रतिदिन वेस्ट पानी बनता है हम लोग का करीबन 500 किलो लीटर, वो हम अपने पीछे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे ट्रीट करके वापस यूज़ करते हैं। और हमने सारा मेजर्स, एनवायरनमेंट कंट्रोल मेजर्स भी लगा रखा है, तो एयर पोल्यूशन भी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और हम लोग का आप देखेंगे तो करीब 33% खाली ग्रीनरी है, ताकि हाँ कोई भी अगर पोल्यूशन हो तो उसको हम लोग कॉम्बैट कर सकें। बिहार के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर के आई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और देखिए, बिहार में मौसम ने करवट ली है। आपको बताते चले कि कई जगह से बिहार में तस्वीरें आई हैं जहां पर आंधी, बारिश और तूफान हुए हैं। इसी कड़ी में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यहां पर नुकसान हुआ है। खगड़िया और भागलपुर को जोड़ने वाले 4 लेन पुल का सुपर स्ट्रक्चर शुक्रवार देर रात तेज आंधी और बारिश में गिर गया। सुल्तानगंज की तरफ से पोल नंबर 4, 5 और 6 के बीच का ढलाई के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर गिर गया है। केबल लगे होने के बावजूद पुल के सुपर स्ट्रक्चर का गिरना कई सवाल यहां पर खड़े भी कर रहा है। आपको बताते चले कि इससे करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। यह स्ट्रक्चर करीब 100 फीट से ज्यादा का था। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। इस पुल का निर्माण 1710.77 करोड़ रुपए से किया जाना है। SP सिंगला कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इस 4 लेन पुल का निर्माण कर रही है। तो आप 2 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर देखिए आंधी बारिश की वजह से 4 लेन पुल का सुपर स्ट्रक्चर जो है वो गिर गया है। 1710 करोड़ की लागत से ये तैयार हो रहा था और अब करोड़ों का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। और ऐसी कई तस्वीरें सामने आई है बिहार के अलग अलग जिलों से, जहां पर आंधी और बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। और ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि इंजीनियर की कार्यशैली पर यहाँ पर सवाल भी खड़ा हो रहा है कि जब कुछ ही दिन पहले से इसका निर्माण शुरू हुआ था तो उसके बावजूद आंधी और बारिश में कैसे ये टूट गया। यह स्ट्रक्चर करीब 100 फीट से ज़्यादा का था और गनीमत ये रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। उस पुल में भारी अनियमितता बरती गई है। SP सिंगला नाम की कंपनी उस काम को कर रहा है और जो घटना घटी है लगता है कि बहुत ही घटिया किस्म का उसमें मटेरियल उपयोग किया जा रहा है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। इस संदर्भ में आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखूंगा। माननीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी जी को और बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी को भी मैं इस विषय में पत्र लिख के आज जानकारी दूंगा। अभी हम खड़े हैं भागलपुर के सुल्तानगंज से खगड़िया के अगवानी को जोड़ने वाले पुल के निर्माणाधीन पुल का जो स्पॉट है वहां पर आप देख सकते हैं कि देर रात जो है इसका 4 से 5 और 6 नंबर पाया को जोड़ने वाला जो स्लैब है वो पूरे तरीके से धराशायी हो गया है। आप देख सकते हैं कि रात तेज आंधी आई थी, उसी समय की घटना है कि ये पुल जो है भरभरा कर जो है गिर गया। 2014 से इस पुल का काम का शुरुआत हुआ है। 1710 करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण किया जा रहा था यहाँ पर और 2019 में इसको पूरा होना था। लेकिन कल जो है ये रात में जो है भरभरा कर गिर गया है और 36 स्लैब जो है इसमें पूरी तरह से जमीन पर आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोई बड़ा हादसा, जान माल का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है क्योंकि रात का समय था और काम बंद था। अगर यह घटना दिन के समय घटती तो कहा जा सकता है कि काफी संख्या में जान माल की भी हानि हो सकती थी, लेकिन रात होने के कारण ऐसी घटना नहीं हुई। SP सिंगला कंपनी जो है उसने ये प्रोजेक्ट लिया था पुल बनाने का और कहा जाता है कि कोसी नदी में जो पुल 4 साल पहले बन रहा था उसमें भी जो है इस कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा था और वहाँ पर भी इसी तरह की घटना हुई थी। जिलाधिकारी से जब न्यूज़ 18 की टीम ने अभी फोन पर बात की है तो उन्होंने कहा है कि पटना से जो है जांच टीम चल चुकी है और बहुत जल्दी ही जो है पुल निर्माण विभाग के जो MD हैं वो यहाँ पर टीम के साथ आएंगे और जांच करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 4 साल पहले भी जब ये कंपनी काम कर रही थी और पुल इसका स्लैब जो है कोसी में भी धराशायी हुआ था,
उसके बाद भी फिर इस पुल निगम कंपनी को जो है किस तरह से टेंडर दिया गया, बड़ा सवाल उठता है। वहीं जो अब पुल का काम है वो कहीं ना कहीं अब धीमा होगा, और जो पुल में कहा जा रहा था कि जल्दी इसकी शुरुआत होगी, अब इसमें लेट हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि जांच के बाद आखिर इसमें कौन दोषी पाए जाते हैं और क्या कार्रवाई सरकार करती है, ये देखने वाली बात होगी। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बिहार में देर रात मौसम ने करवट ली है। आपको बताते चले कि बिहार के अलग अलग जिलों से कई तस्वीरें सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बारिश और आंधी तूफान से लोग कितने परेशान हैं। यहाँ तक कि विशालकाय पेड़ कई जगह पर गिर गए हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, खगड़िया, पूर्णिया और बेतिया की तस्वीर, जहां पर खगड़िया के डीएम ऑफिस के बगल में विशालकाय पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। वहीं पूर्णिया की तस्वीर देखिए, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और आंधी तूफान जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं बेतिया में भी लगातार बारिश हो रही है, आवागमन प्रभावित हो रहा है, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत ज़रूर मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से जो मौसम ने अचानक करवट ली और उसकी वजह से लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं समस्तीपुर के रोसड़ा से, जहां पे एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बताते चले कि आंधी तूफान की वजह से इस बच्ची की मौत हुई है, जहां पर एक छत का छज्जा गिर गया और उस छज्जे में नीचे दबने के बाद एक बच्ची की मौत हो गई। तेज आंधी में मकान के छत उड़ गए। इसी दौरान एक छत के नीचे 11 वर्षीय बच्ची आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस हादसे के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है। जिला प्रशासन रोज 11:30 बजे करीब मौत हो गए। की नाम रहे बच्चा? सुगनी कुमारी। और देखिए, बिहार में आंधी तूफान का कहर साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि बिहार के अलग अलग जिलों में 4 लोगों की मौत आंधी तूफान की वजह से हो गई है, और आंधी तूफान का कहर अब बिहार के लोगों पर साफ तौर पर दिख रहा है। तो आंधी तूफान में 4 लोगों की मौत हो गई। मुंगेर के असरगंज में एक महिला की मौत हो गई है। सहरसा में आंधी की वजह से एक बड़ा पेड़ गिर चुका है, पेड़ में दबकर एक महिला की यहां पर मौत हो गई। वहीं अररिया के फारबिसगंज में भी एक महिला की मौत हो गई है। समस्तीपुर के विभूतिपुर में एक बच्ची की मौत हुई है। वहीं मधेपुरा की बात देखिए, मधेपुरा में आंधी बारिश से मोबाइल सेवा जो है वो ठप हो गई है। तो बिहार में आंधी तूफान का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आंधी तूफान में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंगेर, सहरसा, अररिया, समस्तीपुर, मधेपुरा से कई तस्वीरें सामने आई है। अररिया में जहां एक महिला की मौत हो गई, समस्तीपुर में भी एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं मुंगेर में भी एक महिला की मौत हो गई, सहरसा में भी पेड़ में दबकर एक महिला की मौत हो गई है। वहीं मधेपुरा में आंधी बारिश की वजह से मोबाइल सेवा जो है वो ठप हो गया है। और देखिए, धनबाद में अपराधियों का किस कदर बोलबाला है वो आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। धनबाद के झरिया में एक टायर कारोबारी की हत्या सरेआम कर दी जाती है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसमें आरोपियों का चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, जो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी कई गंभीर सवाल उठा रहा है। खून से सनी धनबाद की धरती, कारोबारी की दुकान में सरेआम हत्या, सीसीटीवी में कैद हत्यारों की तस्वीर, अपराधी बेखौफ, पुलिस क्लूलेस। धनबाद में अपराधी बेखौफ हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदहाल है और आए दिन जिले में हो रही गोलीबारी और बमबाजी के साथ ही हत्या की घटना से लोग दहशत में हैं। झरिया के ऊपर कुल्ही में 3 नकाबपोश अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी कर टायर कारोबारी रंजीत साव की हत्या कर दी और बड़े आराम से भाग निकले। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। अपराधियों की गोलीबारी में एक छर्रा दुकान में काम करने वाली महिला कर्मचारी को भी लगा, जो पूरी घटना की चश्मदीद भी है।
अब काची पर करा, बस इतने हम देखा, हम बाहर में खड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ? आपको कैसे चोट लगी? उठा के लगता उड़ के लगा। वारदात की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 खोखा बरामद किया है। साथ ही अपराधियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। मृत कारोबारी टायर शोरूम के साथ ही ट्रांसपोर्ट और कोयले के कारोबार से भी जुड़े थे। वहीं एक कोयला कारोबारी से रंजीत साव का 25 से 30 लाख रुपए का भी विवाद कुछ महीने पहले हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस ने अपनी सफाई में किसी भी विवाद की पहले से जानकारी नहीं देने को लेकर कारोबारी पर ही ठिकरा फोड़ा। दुकान के पास पहुंचे भी नहीं, उधर से पुलिस वैन और मेरे कुछ आदमी लेकर के आते हैं, साथ में PMCH में भर्ती किया और पता चल रहा है कि मृत। अच्छा, गोली मारी गई? कितनी गोली लगी है? 3 गोली लगी। 3 गोली लगी। अच्छा, पहले भी कोई धमकी सब आया था क्या? ऐसी जानकारी है क्या? ऐसा तो कुछ जानकारी नहीं है। ये इन लोगों को भी तो बताना चाहिए ना कि कहीं से कोई थ्रेटनिंग मिला, कहीं से कोई दुश्मनी है। पुलिस को कुछ हिंट देते पहले से कि ऐसी कुछ बात है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक हत्यारों का सुराग नहीं मिल पाया है। इस वारदात ने एक बार फिर कोयलांचल की धरती को खून से लाल कर दिया है। अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस क्लूलेस। ऐसे में भयभीत जनता अब भगवान भरोसे रहने को मजबूर है। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद भी पुलिस के हाथ अब तक इस पूरे मामले में खाली क्यों हैं। सवाल ये भी कि कारोबारी के हत्यारे का अब तक कोई सुराग पुलिस को क्यों नहीं मिल पाया है। दिन दहाड़े हत्या के बाद भी आखिर पुलिस की संजीदगी इस पूरे मामले में क्यों नहीं दिखती है। और सवाल ये कि कारोबारी पर ही पुलिस आखिर ठीकरा क्यों फोड़ रही है, क्योंकि पुलिस का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि जब कारोबारी को पहले से धमकी मिल रही थी तो कारोबारी को पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, वो गंभीर सवाल है। और आपको अब बड़ी खबर दिखाते हैं धनबाद से, जहां पर कारोबारी की हत्या के बाद लोगों की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। आपको बताते चले कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी नाराजगी जाहिर की है इस पूरे मामले को लेकर। शव के साथ सड़क को जाम किया गया है। प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी लगातार लोगों की ओर से की जा रही है। हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। वहीं देखिए 72 घंटे में गिरफ्तारी का पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया है। गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां पर कारोबारी की हत्या के बाद लोगों की नाराजगी जो है वो बढ़ गई है। और अब खबर आपको नेपाल से बताते हैं, जहां पर नेपाल जो है वो आर्थिक संकट से इस वक्त जूझ रहा है। इसकी वजह से वहां के लोग काफी परेशान हैं। यहां तक कि दैनिक जरूरतों के सामान के लिए भी नेपाल के लोगों को भारतीय बाजारों का रुख करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नेपाल से तमाम लोग भारतीय बाजारों में आकर साग और सब्जियां खरीद रहे हैं, क्योंकि नेपाल में इसके दामों में 30 से 50% की बढ़ोतरी हो गई है। नेपाल के लोग महंगाई की मार से बचने के लिए नजदीक के भारतीय बाजार आए हैं और ग्रामीण हाटों पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। मधुबनी जिले में नेपाल से सटे बासोपट्टी बाजार से हमारे सहयोगी अमित रंजन की इस रिपोर्ट को देखिए। नेपाल के आर्थिक संकट का असर यहाँ जो बॉर्डर क्षेत्र में जो बिहार का जो बाजार है, जो अभी मैं यहाँ जैसे मधुबनी ज़िले में बासोपट्टी इलाके में हूँ, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ असर है। ये एक ग्रामीण इलाके का ये हाट है और हाट बाज़ार में भी यहाँ बताया जा रहा है कि जो बॉर्डर क्षेत्र में जो यहाँ जो नेपाल के लोग हैं वो भी काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं खरीदारी के लिए, क्योंकि नेपाल में अभी खासकर जो आम जो दैनिक ज़रूरतें की जो वस्तुएं हैं, खासकर जो खाद्य सामग्री जो है वो काफ़ी महंगी मिल रही है। बताया जा रहा है कि वहाँ आर्थिक संकट के चलते लगभग 30 से 40% दामों में वृद्धि हुई है। नेपाल अभी बहुत हद तक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, जिसके कारण भारत के बॉर्डर के बाज़ार पर ज़्यादा दबाव नेपाल के ग्राहकों का बढ़ा है। तो लगन के लिए भी, शादी ब्याह के लिए भी यहाँ से सामान की खरीदारी करके लोग ले जाते हैं। अभी जो यहाँ आर्थिक संकट का दौर चल रहा है नेपाल में,
उसके बाद यहाँ जो बॉर्डर का जो इलाका है, जो भारत का बॉर्डर इलाके का बाज़ार है, उस पर उन लोगों की जो नेपाल के नागरिकों की निर्भरता कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हर सामान में बताया जा रहा है कि 40 से 50 रुपये का या लगभग 30% इतना का फ़र्क है दाम में। तो लोग यहाँ भारत आ रहे हैं और यहाँ से वो ख़रीदारी कर अपने घर लौट रहे हैं, क्योंकि बल्क में सामान नहीं ले जाना है, तो इसलिए लोग ज़्यादा वहाँ स्टॉक भी नहीं कर सकते हैं। तो लोग आते हैं, बार बार यहाँ मार्केट आ रहे हैं, लेकिन ख़रीदारी कर फिर वो वापस नेपाल लौट रहे हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।